पेपर 2 का प्रिपरेशन जो है थोड़ा थोड़ा ड्रिप इरिगेशन जैसा करना है, लेकिन रोज करते रहना है, अल्टरनेट डे एटलीस्ट करते ही रहना है। ऐसा नहीं होगा कि बाद में मैं पेपर 2 करूंगा और अच्छे से हो जाएगा, आखिर के 2 महीने में उसके साथ डील कर लूंगा, पेपर 1 पे निपट लूं। भाई राइट टू लाइफ हर एक का अधिकार है ना। तो कोई भी पकड़ लो, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट वाला ऐसे में भी आप आर्टिकल 21 का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि भाई पोल्यूशन हो रहा है, गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्टेट है, डीपीएसपी के हिसाब से भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई हम क्लीन और फ्रेश एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करें। वो गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, कर नहीं पा रही है अलग बात है। प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, जब स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चीज की, ये सोच के कि चलो यार मुझे देना है एग्जाम, और फिर थोड़ा किताबें खरीदते हैं, थोड़े कुछ वीडियोस देखते हैं, और फिर शुरुआत करते हैं, फिर थोड़ा स्ट्रेटजी के वीडियोस देखते हैं, और फिर लगता है कि अच्छा चलो ठीक है इस तरह से मैं करता हूं। अब 1 ईयर स्ट्रेटजी वाला एक बहुत बढ़िया वीडियो आप शायद देख चुके होंगे। होता क्या है कि फिर अभी 300 दिन वाला क्यों लेके आए हैं? तो जिन लोगों ने अब तक शुरू नहीं किया उन लोगों के लिए क्या? बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे भी बेहतर चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वी स्टार्ट डूइंग समथिंग, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक स्पीड स्लो हो जाता है, थोड़ा सैचुरेशन आ जाता है, या फिर एक डेड एंड सा लगता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि यार पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, अभी तो बहुत टाइम जाना है, और जिस तरह से लग रहा था उतना आसान ये लग नहीं रहा है। पेपर 1 भी मुश्किल लग रहा है, पेपर 2 तो और ही मुश्किल लग रहा है ना। तो ये जो चीजें हैं, स्पेशली दोज हु आर डूइंग द सेल्फ स्टडी, उनके साथ ये होता है। और इन चीजों के लिए टैकल करने के लिए ना फिर एक बार एक रिफ्रेशिंग चीज की जरूरत होती है, एक ब्रेक की जरूरत होती है। और इसी दृष्टिकोण से इस वीडियो की तरफ हम लोग देखेंगे, जो सारे सीरियस एस्पिरेंट्स है कि भाई करना तो है, और बिल्कुल विल पावर की कमी मैं नहीं होने देता हूँ, लेकिन कभी कभी ह्यूमन मेंटेलिटी है, ऐसा होता है। तो उस केस में यस, वी आर देयर टू हेल्प यू। मोटा मोटा 300 दिन बाकी है। सच बताया जाए तो ये बस एक कैलकुलेशन है। बच्चों को ऐसे लगता है हाँ ओके 300 दिन, अब क्या बताएंगे, अब क्या करें, किस तरह से करें। मैं हमेशा ये बोलता हूं और आज भी यही बोलूंगा कि ये 300 दिन जो है, इनको नंबर ऑफ आवर्स में कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा होगा जिसमें स्टडी प्लानर शेयर किया है नवीन सर ने। वो जो स्टडी प्लानर है उसमें बहुत बढ़िया से उन्होंने बताया है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि इस चीज का मैल में नहीं बिठा पाता हूं कि ओके सर 300 डेज तो पता है, लेकिन मुझे ना अपने कैपेसिटी का पूरी तरह से अंदाज है, ना एग्जाम की डिमांड का पूरी तरह से अंदाज है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर, कोई टॉपिक करने के लिए एवरेज कितना समय लगना चाहिए यही मुझे नहीं पता। पकड़ लीजिए मैं वो टॉपिक या चैप्टर लेके 8 दिन बैठा हूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक साइड में आप ये बोलते हो कि अरे यार अच्छे से उसको करना, फर्स्ट टाइम जब करे तो ठीक से समझ के करना, फिर वो ठीक से समझना मतलब कितना डिटेल तक समझना, और वो जब नहीं समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसके लिए कितने दिन देना, कितने देना सफिशिएंट है। तो इस तरह से मुझे वो टाइम और वो क्वालिटी, इन दोनों का जो बैलेंस है वो ढूंढते ढूंढते समय लग जाता है। समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू डू इट, एंड फिर ये फीलिंग आना कि बॉस देयर इज लॉट टू डू स्टिल, और फिर वी आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम, और फिर वो लगना कि यार होगा कि नहीं, फिर मोरल डाउन होना। सारा खेल मन का है। ये जो विल पावर भी बोलते हैं या कोई भी चीज बोलते हैं, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू माय ओन माइंड, जिसको मन बोलते हैं, कि वो फिर बीच में कुछ आवाज निकालता है कि अरे यार इतने के लिए इतना समय लग गया, कितना मुश्किल है, कैसे होगा, है ना। इसलिए फिर हम लोगों को क्या करना है कि थोड़ा सोचना है शांति से। कैसे सोचेंगे? पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में करने के बारे में भी सोचना है। और वो जो स्टडी प्लानर नवीन सर ने शेयर किया है, मैं रेकमेंड करता हूं कि एक बार गो थ्रू करो। अपना खुद का स्ट्रेटेजी होगा आपका, लेकिन एटलीस्ट आपको एक एवरेज आइडिया आ जाएगा कि ओके इस टॉपिक के लिए इतना दिन इनका एवरेज है, तो मेरा प्लस या माइनस उसमें है। और सारा सिलेबस आंखों के सामने आ जाता है, वो भी नंबर ऑफ डेज, मतलब आज क्या करना है वो उन्होंने दे के रखा है।
फिर आपको भी अंदाजा आता था कि मुझे एवरेज 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाके मेरा ये कवर होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद दैट। ठीक है, अभी ये जो 300 दिन है इसमें नया और क्या बताऊंगा, जो मैंने 1 ईयर स्ट्रेटेजी में बोला था, बिल्कुल नया कुछ नहीं है। वो 1 ईयर स्ट्रेटेजी वाली सारी चीजें आज भी उतनी ही वैलिड है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है और उसके पास 1 साल नहीं है 300 दिन है, तो भी उसने वही सारी चीजें करनी है जो उस वक्त बोली थी। उसको एनसीईआरटीज पढ़नी है, उसको रिवीजन साइकिल फॉलो करनी पड़ेगी, उसको पेपर 2 स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, एवरीथिंग। ठीक है, बात बस ये है कि इन दोनों का पढ़ाई हमको करना है साथ में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, वो कैसा है देखिए, पेपर 1 जो है वो पेपर 1 को कैसे करना है वो मैंने 1 ईयर स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया भी है, और अभी जो प्लानर वाला वीडियो नवीन सर ने डाला है उसमें भी उसके बारे में बहुत अच्छे से दिया है। तो आपको बस इसको फॉलो करना है, और करना क्या है कि बेसिकली प्लानर देखो, टाइम टेबल देखो, डे 1 में क्या है वो देखो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि पकड़ लो उन्होंने ज्योग्राफी डे 1 में दे रखा है और आपका कुछ और सब्जेक्ट चल रहा है, या आपको लगता है कि मेरा तो ये इस तरह से पॉलिटी में कर रहा हूं, तो उसको डे 1 पे रख के करो, उसका पहले प्रिंट आउट मार लो। ठीक है, अब ये करने से फायदा ये होगा कि डे 1 ये जो आप कर रहे हो, उसके बाद डे 2 डे 3 ये आप एक सिंक में रहोगे प्रिपरेशन के। ठीक है, बहुत बढ़िया से उसमें ये बताया गया है कि कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसी चीजें करनी है। वो फॉलो करते करते ये अप्रोच को कैसे फॉलो करना है, सिंपल है। जब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मुझे इस तरह से सोचना है कि ये पेपर 2 के लिए कैसे काम आएगा। पेपर 2 का प्रिपरेशन जो है थोड़ा थोड़ा ड्रिप इरिगेशन जैसा करना है, लेकिन रोज करते रहना है, अल्टरनेट डे एटलीस्ट करते ही रहना है। ऐसा नहीं होगा कि बाद में मैं पेपर 2 करूंगा और वो अच्छे से हो जाएगा, आखिरी के 2 महीने में उसके साथ डील कर लूंगा, पेपर 1 पहले निपट लूं, या फिर आखिरी के 2 महीने नहीं बचूंगा। ये होता है कि एटलीस्ट चलो जितने जल्दी पेपर 1 खत्म होता है उतनी जल्दी मैं कर दूंगा, फरवरी मार्च तक, उसके बाद पेपर 2 के लिए सही समय मिल जाएगा। और उनका ये कहना कुछ हद तक लॉजिकल भी होता है। ये सोचते हैं कि अरे एक बार पेपर 1 का अच्छा कमांड आ गया तो आई विल हैव कंटेंट फॉर पेपर 2, विच इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि ये इस बात से मैं भी पूरी तरह से एग्री हूं कि पेपर 2 का जो कंटेंट है वो आपको पेपर 1 से ही मिलेगा। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं कि एक बार मैंने सब कुछ पढ़ लिया और उसके बाद आई विल बी एबल टू डील विद पेपर 2 प्रॉपर्ली। ठीक है, यू हैव टू डू इट पैरेलली। पैरेलली कैसे करते हैं देखिए, पकड़ लीजिए आप पढ़ रहे हो पॉलिटी, अब पॉलिटी में पकड़ लो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, पकड़ लो उसमें आप आर्टिकल 21 पढ़ रहे हो, आर्टिकल 19 पढ़ा आपने, आर्टिकल 21 आप पढ़ रहे हो। अब होता यह है कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसके कितने सारे इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने निकाले हैं, वो सब आप पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत सर की किताब में। अब ये देखिए कि आपको पकड़ लीजिए, अगर ट्राइबल रिलेटेड ऐसे आया, वुमेन रिलेटेड ऐसे आया, चिल्ड्रन रिलेटेड ऐसे आया, ठीक है, सोशल कोई भी एस्पेक्ट वाला ऐसे आया, या फिर कुछ ग्लोबल एस्पेक्ट वाला भी ऐसे आया जिसमें कुछ पकड़ लो इमिग्रेंट्स के बारे में कुछ है या ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के बारे में है, ठीक है, इन सच सिनारियो इसको मेंशन करना इज ऑलवेज वेलकम इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो जब मैं आर्टिकल 21 पढ़ता हूं तो अब ये सोचना कि भाई ओके, मतलब ये जो चीज है ये मैं यहां इस्तेमाल कर सकता हूं। कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट क्या करो, कुछ पीवाईक्यू निकालो पेपर 2 के और ये चेक करो कि भाई ओके ये आर्टिकल मैं कौन कौन से इसमें इस्तेमाल कर सकता हूं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा वो समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार समझ में तो नहीं आ रहा है, ये कहाँ इस्तेमाल करूं। लेकिन जिस तरह से मैंने अभी कंटेक्स्ट बताया कि भाई राइट टू लाइफ हर एक का अधिकार है ना,
तो कोई भी पकड़ लो, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट वाला ऐसे में भी आप आर्टिकल 21 को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि भाई पोल्यूशन हो रहा है, गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्टेट है, डीपीएसपी के हिसाब से भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई हम क्लीन और फ्रेश एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करें। वो गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, कर नहीं पा रही है अलग बात है, लेकिन वो मेरा भी हक है, क्योंकि राइट टू लाइफ में वो भी आता है कि आई शुड गेट क्लीन एयर, फ्रेश एनवायरमेंट, राइट। तो ये जो बात है, दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। और इसीलिए जब भी मैं पेपर 1 पढ़ता हूं, तो वो पढ़ने के बाद थोड़ा सा किताब बंद करके, आंख बंद करके थोड़ा चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में, क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या मैं समझा। और वो आप करते रहोगे तो उसी वक्त अगर आप ये सोचोगे कि ओके ये चीज ना, अब उसके लिए क्या करना चाहिए कि पीवाईक्यू के कुछ टॉपिक्स देखते रहना चाहिए, ऐसे के भी, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से एंगल से यूपीएससी एसीएस पूछ रही है। हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ पूछा है, एजुकेशन रिगार्डिंग कुछ पूछा है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये जो अलग अलग कैटेगरीज है एसीएस की, वो आप एक उस पर नजर मारते हो और फिर पेपर 1 पढ़ते हो, तो इस तरह से पेपर 1 आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आप क्या पढ़ रहे हो पॉलिटी में, पकड़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो यूनियन और स्टेट का रिलेशनशिप पढ़ रहे हो, सॉरी सेंटर स्टेट, हाँ वो यूनियन स्टेट का रिलेशनशिप आप पढ़ रहे हो। तो फिर क्या होगा कि पकड़ लो पॉलिटी रिगार्डिंग कोई ऐसे आ गया, वहां आप लिख रहे हो उसके बारे में। इसके 2 फायदे हैं। नॉर्मली जब हम ऐसे आता है तो नॉर्मली क्या करते हैं पता है क्या, ऐसे में टॉपिक आने के बाद मेरे दिमाग में वो सारा लिख के खत्म कर देता हूं, लेकिन ना आर्टिकल लिखना, जजमेंट लिखना, कोई एक्ट के बारे में लिखना, कोई कमिटी के बारे में लिखना दिमाग में नहीं आता। जब किसी दूसरे का ऐसे या आइडियल ऐसे पढ़ता, आइडियल ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ अच्छा ऐसे पढ़ा टॉपर का, अरे यार इसने ये मेंशन किया है और ये मुझे पता था, लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं आया, क्योंकि मैं जब पेपर 1 पढ़ रहा था तो इस दृष्टिकोण से मैं सोच ही नहीं रहा था। इसीलिए पेपर 1 जब पढ़ते हो तो इस दृष्टिकोण से सोचना, इस एंगल से सोचना, इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो पेपर 2 का अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, दूसरा पेपर 1 का कंटेंट याद भी रहता है, और तीसरा जब मैं एक्चुअली से लिखता हूं तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें होती है, क्योंकि उन चीजों के बारे में मैं सोच चुका हूं, तो मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा बन चुका है और फिर नेचुरली वो आता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो मैं हमेशा देता हूं, हिस्ट्री का। फॉर एग्जाम्पल आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हाँ? अब इसमें पकड़ लो, अगर आप पढ़ रहे हो मीडिया के बारे में, स्पेक्ट्रम का जो किताब है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री में है, उसमें सेपरेट एक चैप्टर है मीडिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पकड़ लो आप आज के जमाने में अगर कुछ लिख रहे हो कि भाई सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कुछ अगर आप ऐसे लिख रहे हो, या डिजिटल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे आपको आया, उस कंटेक्स्ट में अगर आपको ऐसे का स्टार्ट करना है और अगर आपको ये दिखाना है कि कैसे मीडिया जो था एक जमाने में, हाउ इट हेल्प्ड आवर फ्रीडम फाइटर्स टू गेन इंडिपेंडेंस, तो वो जो मीडिया वाला चैप्टर है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे हर लीडर ने कहीं ना कहीं अपना एक सेपरेट न्यूज़पेपर उस वक्त चालू रखा था, जिसके थ्रू वो लोगों तक पहुंचते थे। वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स बहुत पॉपुलर थे क्योंकि लोगों को वो समझ में आता था। इससे लोगों को ये समझ में आया कि लीडर्स का क्या विजन है, और दे कुड match the frequency with their thought process and they could participate very easily in the freedom struggle। तो उस वक्त मीडिया ने कैसा रोल प्ले किया, आज मीडिया कैसा रोल प्ले कर रहा है, कहाँ आके खड़ा है, फिर उसमें कौन कौन से इथिकल इश्यूज है, फिर बाद में आपका ऐसे शुरू हो गया। लेकिन आपको हेल्प हुआ इंट्रोडक्शन करने के लिए ऐसे का, क्योंकि आप लिख रहे हो कि भाई पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस मीडिया का क्या पोजीशन था, कैसा रोल था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें कैसे बदली, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी चीजें अच्छी थी, उसके बाद कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ, फिर what is the status of media today। This is how you actually study paper 1 and paper 2 with an integrated approach। और कुछ नया नहीं है, कुछ मतलब एकदम ऐसा आउट ऑफ ब्लू कुछ नहीं है। This is the way you should study and this helps you in general to prepare better। बाकी 300 दिनों में क्या करना है, तो वही करना है जो 365 दिनों में करना है, और उसके लिए जो 1 ईयर स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है वही आपको फिर से देखना पड़ेगा, जिसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया है, एग्जाम में वेटेज क्या है उसके बारे में डिस्कस किया है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, बट मेक श्योर दैट यू हैव टू प्रिपेयर विद दिस अप्रोच, देन ओनली
पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो दोनों मैं कर रहा हूं, दोनों मुझे समझ में आ रहा है, इट इज हेल्पिंग मी अ बिट। स्लोली एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहा हूं, वो फीलिंग आएगा जो आपको कॉन्फिडेंस देगी। इसके अलावा आपको और कोई भी इशू है विच यू थिंक दैट यू शुड आस्क, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली वी विल मेक श्योर कि उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनाना है या कुछ आंसर्स देने हैं तो अगले वीडियो में जरूर उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि 25 सितंबर को दिल्ली में ABKS का ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन कोचिंग, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो and you can take the benefits of everything that you really want if you are serious aspirant for 2025. ठीक है? So with all this, I would like to thank you. ठीक है? All the best. Bye bye.